गुड इवनिंग। देखिए, अपना उत्पादन व लागत का जो चैप्टर चल रहा है, थर्ड चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। कल अपनी बात हुई थी परिवर्ती अनुपातों का नियम क्या होता है, इसकी रेखा चित्र की सहायता से व्याख्या अपन ने की थी। आज का अपना बिंदु रहेगा पैमाने का प्रतिफल, रिटर्न टू स्केल। पैमाने का प्रतिफल, पैमाने का प्रतिफल यानी कि रिटर्न टू स्केल इसको कहते हैं, रिटर्न टू स्केल। देखिए, सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि ये कब लागू होता है। ये लागू होता है दीर्घकाल में, यानी कि लॉन्ग रन में। ठीक है, लॉन्ग रन इसमें अप्लाई होता है, ये लॉन्ग रन, दीर्घकाल में ये अप्लाई होता है। देखिए, कल अपन ने परिवर्ती अनुपातों का जो नियम था वो जब पढ़ा था, तो उसमें अपन ने सबसे पहले यही बात की थी कि भाई कब लागू होता है, तो अल्पकाल में। ये चीज अपने को इसलिए जरूरी है कि अल्पकाल में क्या सिचुएशन होती है उत्पादन के साधनों की, और अब दीर्घकाल पढ़ रहे हैं तो क्या सिचुएशन होती है। बात समझ रहे होंगे मेरी को। अल्पकाल में सभी साधन स्थिर होते हैं, हम चाहे तो किसी एक साधन में परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसा अल्पकाल का जो अवधारणा कंसेप्ट है वो बताता है हमें। दीर्घकाल की अवधारणा में अपन ने देखा था कि कोई भी साधन है वो कांस्टेंट या फिक्स्ड या स्थिर नहीं रहता है, बल्कि उत्पादन के सभी साधन हैं वो वेरिएबल यानी कि परिवर्ती हो जाते हैं। इसलिए पैमाने का जो प्रतिफल है वो लागू होता है कब, दीर्घकाल में। किसे कहते हैं, बात पहले ये करेंगे। पैमाने का प्रतिफल क्या होता है दीर्घकाल में। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्ती होते हैं, परिवर्ती होते हैं। अतः सभी साधनों में आनुपातिक परिवर्तन करने के फलस्वरूप उत्पादन में जो आनुपातिक परिवर्तन आता है उसे पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। उसे पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। ठीक है। इन लॉन्ग रन all factors of production is variable, so proportionate change in production as a result of proportionate change in inputs is known as return to scale। ठीक है, दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्ती होते हैं, अतः सभी साधनों में अनुपातिक परिवर्तन करने के फलस्वरूप उत्पादन में जो अनुपातिक परिवर्तन होता है उसे कहते हैं क्या, पैमाने का प्रतिफल। उसे क्या कहते हैं, पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। बात समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, पैमाने के प्रतिफल की अवस्थाएं होती हैं। पैमाने के प्रतिफल की अवस्थाएं, पैमाने के प्रतिफल की अवस्थाएं, प्रतिफल की अवस्थाएं। ठीक है, स्टेजेस ऑफ रिटर्न टू स्केल, स्टेजेस ऑफ रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल। देखिए, रिटर्न टू स्केल जो होता है उसकी स्टेजेस होती है 3। कितनी स्टेजेस होती हैं, 3। फर्स्ट, वर्धमान पैमाने का प्रतिफल, वर्धमान पैमाने का प्रतिफल, पैमाने का प्रतिफल। नंबर 2, स्थिर पैमाने का प्रतिफल, स्थिर पैमाने का प्रतिफल। और नंबर 3, रासमान पैमाने का प्रतिफल, रासमान पैमाने का प्रतिफल। ये 3 इसकी अवस्थाएं होती हैं, यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। नंबर 2, फिक्स्ड रिटर्न टू स्केल, फिक्स्ड रिटर्न टू स्केल। और नंबर 3, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल। ये इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं।
कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं। देखिए तीनों अवस्थाएं क्या क्या कहती हैं, क्या क्या इसका कंक्लूजन आता है तीनों अवस्थाओं का। ये देखिए क्या क्या कंक्लूजन आता है इसका तीनों अवस्थाओं का, वो आप देखेंगे। हाँ, पहला है वर्धमान पैमाने का प्रतिफल। देखिए सीधा सीधा समझना है, ज्यादा इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ऊपर की परिभाषा क्या है वो देख लो, उसके आधार पे इनको समझेंगे अपन। वर्धमान पैमाने का प्रतिफल ये कहता है कि साधनों में जितना प्रतिशत या जितना अनुपातिक परिवर्तन होता है उसकी तुलना में उत्पादन में परिवर्तन ज्यादा होगा, उसकी तुलना में उत्पादन में परिवर्तन क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे बात करते हैं, जैसे मान लो कि 10% साधनों में परिवर्तन किया गया, वृद्धि की गई, 10% की वृद्धि की गई किसमें? फैक्टर्स में, साधनों में। तो उत्पादन है वो 15%, 16%, 20%, 12%, 11% क्या होगा? बढ़ेगा। बात समझ में आ गई होगी। वो होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। वो क्या होता है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यानी कि वर्धमान पैमाने का प्रतिफल होता है। अब इसी अनुसार अपन फिक्स्ड का भी पता कर सकते हैं। एक अपने को लर्न हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसके आधार पर अपन कर सकते हैं। तो रिटर्न टू स्केल फिक्स्ड में क्या होता है कि जब साधनों में जो अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन किया जाता है उसके बराबर ही उत्पादन में परिवर्तन यदि आए तो वो स्थिर पैमाने का प्रतिफल होता है। कौन सा होता है? स्थिर पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्थिर पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। बात को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बाकी कोई हार्ड टॉपिक नहीं, बहुत ही इजी है, इजीली आपको ये लर्न भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। जैसे कि ये कहूं कि 10% इंक्रीज यदि किया जाएगा इनपुट्स में तो आउटपुट भी 10% ही इंक्रीज होगा। कितना परसेंट होगा? 10। 20 पे 20, 30 पे 30। बात समझ में आ रही होगी मेरी। ये ऐसा जो सिस्टम जहां होता है वो होता है फिक्स्ड रिटर्न टू स्केल। अच्छा, रासमान में क्या होता है? वर्धमान का उल्टा होता है। वर्धमान का उल्टा कैसे? कि जितना चेंजेज अपन इनपुट में करेंगे यानी परसेंटेज या रेशियो में, उससे कम यदि प्रोडक्शन में चेंजेज आए, उससे कम यदि प्रोडक्शन में चेंजेज आता है तो वो होता है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जैसे 10% इंक्रीज किए गए इनपुट्स तो आउटपुट है वो 7%, 8%, 6%, 9% इंक्रीज होते हैं, तो ऐसा जो होता है वो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है। क्या होता है? डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है। बात समझ में आ गई होगी। एक एक को अपन बाय डायग्राम इसको चेक करते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। पहला नंबर का लेते हैं वर्धमान पैमाने का प्रतिफल। पहले नंबर का लेते हैं वर्धमान पैमाने का प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो देखिए पहले तो इसकी लिखेंगे क्या? डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन? जब उत्पादन में आनुपातिक परिवर्तन, आनुपातिक परिवर्तन साधनों में परिवर्तन की तुलना में अधिक होता है, वहां वर्धमान पैमाने का प्रतिफल होता है। वर्धमान पैमाने का प्रतिफल होता है। ठीक है। जैसे उत्पादन के साधनों में 10%, 20%, 30% की वृद्धि करने पर उत्पादन में क्रमशः 15%, 23%, 32% वृद्धि होती है। उत्पादन के साधनों में 10%, 20%, 30% की वृद्धि करने पर उत्पादन में क्रमशः 15, 23 और 32% वृद्धि होती है। ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है वर्धमान पैमाने के प्रतिफल का। देखिए डायग्राम बनाते हैं इसमें। देखिए ये है वर्धमान पैमाने का प्रतिफल। यहां लिखेंगे साधन ए और यहां लिखेंगे साधन बी, यहां लिखेंगे 0
ठीक है, और कुछ इस तरीके से बनाएंगे इसको, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, थोड़ा सा मार्कर होने की वजह से इसमें ठीक है। ये है पैमाने के प्रतिफल का डायग्राम। ये क्या है, ये पैमाने के प्रतिफल का आपको डायग्राम दिया गया है कि पैमाने का प्रतिफल है वो किस तरीके से जो वर्धमान पैमाने का प्रतिफल है वो काम करता है। बात समझ में आ गई होंगी आपको। यहां अपन 10%, 20% वो लिख देंगे, 10, 20, 30, 40, और यहां अपन लिख देते हैं ABCD, जो भी अपने को इसको नाम देना है, P1, P2, P3, P4, ये प्रोडक्शन दे देंगे, P1, P2, P3, P4, ठीक है। ये इसका प्रोडक्शन लेवल है, और ये है वो है S, ये स्केल है। ये क्या है, स्केल। ये क्या है, स्केल है इसकी। तो ये ऐसा कुछ जो है वो वर्धमान पैमाने का प्रतिफल आपको दिखाई देता है। अब देखो रेखा चित्र में अपन समझेंगे, रेखा चित्र में अपन समझेंगे इसको थोड़ा मिटाना तो पड़ेगा। ऊपर की मैं परिभाषा को मिटा देता हूं कि रेखा चित्र क्या कहता है। रेखा चित्र देखिए इसका क्या कहता है, लिखेंगे रेखा चित्र में P1, P2, P3, P4, रेखा चित्र में P1, P2, P3, P4 समोत्पाद वक्र, उत्पाद की क्रमशः 10, 20, 30, 40 इकाइयों को दर्शाता है। समझ में आ गई। OS जो है वो पैमाने की रेखा है, OS पैमाने की रेखा है। OS है वो क्या है, यहाँ पे पैमाने की रेखा है, जो आइसो क्वांट कर्व कहते हैं इसको, आइसो क्वांट समोत्पाद का ही नाम है, जो IC द्वारा असमान दूरी पर काटी जा रही है, जो असमान दूरी पर काटी जा रही है, किसके द्वारा, IC के द्वारा। तो देखिए इसमें क्या है, यहां अपने को कुछ ABCD बिंदु देने पड़ेंगे, ABCD, ठीक है। 4 बिंदु अपन दे देते हैं, ठीक है। यहां DC लेस देन CB लेस देन BA लेस देन AO प्रदर्शित है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रारंभ में साधनों की मात्रा में परिवर्तन की तुलना में उत्पादन में परिवर्तन अधिक होता है। यानी कि वर्धमान पैमाने के प्रतिफल में सीधा सीधा अपन ने यही देखा था कि जो उत्पादन की जो मात्रा आएगी वो साधनों में परिवर्तन की मात्रा से क्या आएगी, ज्यादा आएगी। ये आपका हो गया क्या, वर्धमान पैमाने का प्रतिफल। अब अपन देखते हैं स्थायी या स्थिर पैमाने का प्रतिफल। स्थिर पैमाने का प्रतिफल दूसरा बिंदु है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ऐसी ही एक्सप्लेनेशन सभी की तीनों की रहेगी। तो देखिए स्थिर पैमाने का प्रतिफल दूसरा, स्थिर
पैमाने का प्रतिफल, स्थिर पैमाने का प्रतिफल यानी कि फिक्स्ड रिटर्न टू स्केल, फिक्स्ड रिटर्न टू स्केल। क्या कहता है फिक्स्ड रिटर्न टू स्केल? देखिए फिक्स्ड रिटर्न टू स्केल कहता है जब उत्पादन की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन साधनों की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन के समान होती है, वहां स्थिर पैमाने का प्रतिफल लागू होता है। जैसे लिख देंगे, जैसे साधनों की इकाइयों में 10%, 20%, 30% वृद्धि के फलस्वरूप उत्पादन में भी 10%, 20%, 30% की वृद्धि हो जाना। यदि उत्पादन की मात्रा में भी साधनों की मात्रा के बराबर या समान अनुपात में परिवर्तन होता है तो वहां स्थिर पैमाने का प्रतिफल लागू होता है। स्थिर पैमाने का प्रतिफल लागू होता है। देखिए इसका डायग्राम कैसा बनाना है अपने को, डायग्राम का क्या एक्सप्लेनेशन देना है, बहुत ही सरल है ये बिंदु। ये देखिए दो साधन लेंगे, ये एक स्केल लाइन लेंगे, ये है आपका साधन बी यानी कि फैक्टर बी, और ये साधन ए यानी कि फैक्टर ए लेंगे। यहाँ पे ये ओ है, ये एस स्केल लाइन है, ठीक है। अब देखिए इसमें बनाएंगे अपन है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, P1, P2, P3, P4, ये A, ये B, ये C, ये D, ये 10, 20, 30, 40, ठीक है। यहां देखिए, वहां आपने देखा होगा कि पहले दूरी ज्यादा थी, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम। यहां सभी में समान दूरी है, यहां सभी में क्या है, समान दूरी है। तो देखिए रेखा चित्र में P1, P2, P3, P4 समोत्पाद वक्र उत्पादन की क्रमशः 10, 20, 30 व 40 इकाइयों को प्रदर्शित करते हैं। OS एक पैमाना रेखा है जिसे P1, P2, P3, P4 समोत्पाद वक्र समान दूरी पर A, B, C व D बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहाँ OA बराबर AB बराबर BC बराबर CD है, जो यह निष्कर्ष देते हैं कि साधनों में परिवर्तन के समान ही उत्पादन में परिवर्तन हो रहा है। ये इसका निष्कर्ष है। ये देखिए दो हो गए अपने रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग हो गया, फिक्स्ड हो गया। अब अपन बात करेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की। किसकी बात करेंगे? डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अभी इसको इरेज करना पड़ेगा। देखिए अब बात करेंगे अपन डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की। ठीक है, तो देखिए डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या कहता है अपने को। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल थर्ड स्टेज है। ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल कहते हैं उसको, ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल, ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल, ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इसको कहा जाता है। देखिए जब उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन, उत्पादन की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, आनुपातिक परिवर्तन, आनुपातिक परिवर्तन, परिवर्तन साधनों की इकाइयों में, साधनों की इकाइयों में, इकाइयों में आनुपातिक परिवर्तन की तुलना में, आनुपातिक परिवर्तन की तुलना में, आनुपातिक परिवर्तन की तुलना में, तुलना में कम होता हो, कम होता हो, कम होता हो, कम होता हो, वहाँ वहाँ ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल, ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल लागू होता है, प्रतिफल लागू होता है। जैसे जैसे साधनों, साधनों की इकाइयों में, की इकाइयों में, की इकाइयों में क्रमशः, क्रमशः 10, 20, 30% परिवर्तन करने पर, परिवर्तन करने पर, परिवर्तन करने पर उत्पादन में, उत्पादन में क्रमशः, क्रमशः 8%, 17%, 27% परिवर्तन होता हो, परिवर्तन, परिवर्तन होता हो। ठीक है, कि यदि साधनों की इकाइयों में 10, 20, 30% की वृद्धि होती है तो उत्पादन में 8, 17 और 27% यदि वृद्धि होती है, यानी कि कम वृद्धि होती है, तो वहां ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल जो है लागू होता है। डायग्राम देखिए इसका, डायग्राम देखेंगे, ये O है, ये स्केल है इसका, ये साधन A है यानी कि फैक्टर A, ये साधन B यानी कि फैक्टर B है। ठीक है, तो देखिए ठीक है, ये जो है, ये जो है 10, 20, 30, 40, 50, P1, P2, P3, P4, सॉरी 2 यहाँ रह गया, 3, 4 और 5, ये A, B, C, D और E, ये इसके बिंदु है। ठीक है, इसका वर्णन करते हैं, क्या कहते हैं रेखा चित्र में, रेखा चित्र में क्रमशः, क्रमशः P1, P2, P3, P4, P5 समोत्पाद वक्र, समोत्पाद वक्र उत्पादन की, उत्पादन की, उत्पादन की 10, 20, 30, 40, 50 इकाइयों, इकाइयों को दर्शा रहे हैं, दर्शाते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, को दर्शाते हैं। OS एक पैमाना रेखा है, पैमाना रेखा है, जिसे, जिसे P1, P2, P3, P4, P5 IC यानी कि आइसो पॉइंट कर्व समोत्पाद वक्र A, B, C, D, E बिंदुओं पर, E बिंदुओं पर असमान, असमान दूरी पर, दूरी पर प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, रहे हैं। यहाँ OA, OA
ग्रेटर देन सॉरी ओ ए लेस देन ए बी लेस देन बी सी लेस देन सी डी लेस देन डी ई है जो इस मत का निष्कर्ष देते हैं कि जैसे जैसे साधनों में आनुपातिक परिवर्तन आता है वैसे वैसे शुरुआत में कम से अधिक की ओर उत्पादन में आनुपातिक परिवर्तन होता है। ये देखिए, ये इसका एक्सप्लेनेशन है किसका, ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल का। ये दो क्वेश्चन अपने तैयार हो गए, यहां से क्वेश्चन आता भी है, आए भी हैं। पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं, इसकी विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करिए, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। परिवर्ती अनुपातों के नियम से आप क्या समझते हैं, रेखाचित्र की सहायता से इसकी अवस्थाओं को समझाइए। तो ये दोनों ही क्वेश्चन है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्पादन और लागत के इस चैप्टर के। यदि कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिले इसलिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।